ईरान की मुस्लिम देशों को खुली धमकी। ईरान की संपत्ति पर अमेरिका की बुरी नजर। नेपाल में भड़के दंगे, कई इलाकों में लगा कर्फ्यू। मोरक्को में राजा मोहम्मद छठे का शाही जलवा। स्पेन मोरक्को बॉर्डर पर ठीक हो रहे हालात। हमास छोड़ेगा हथियार, क्या हटेगी इजरायली सेना। सऊदी अरब ने बनाया 14 देशों का गठबंधन। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान के सीनियर सैन्य कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने शनिवार को मुस्लिम देशों को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि जो भी देश अमेरिकी सेनाओं के लिए सुरक्षा कवच बनेगा वो युद्ध की आग में जल जाएगा। उनका आरोप है कि अमेरिका मध्य पूर्व में अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अब्दुल्लाही ने कहा कि अमेरिका क्षेत्रीय देशों के पैसे, संसाधनों और अहम इमारतों का इस्तेमाल अपनी सेना की सुरक्षा के लिए कर रहा है। साथ ही वो इजरायल, जिसे वे जायोनी शासन कहते हैं, उसकी मदद कर रहा है। उनका दावा है कि क्षेत्र का सैन्य संतुलन बदल चुका है। अमेरिका ईरान के खिलाफ असफल रहा, इसीलिए अब वो और इजरायल मुस्लिम देशों की आड़ में काम कर रहे हैं और युद्ध का बोझ स्थानीय सरकारों पर डाल रहे हैं। आखिर में उन्होंने क्षेत्रीय सरकारों से अपील की कि वे दूरदर्शिता दिखाएं और अमेरिका के साथ अपने सहयोग पर तुरंत फिर से विचार करें। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैन्य कदमों के साथ बने रहने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इसी बीच अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया भर में ईरान की संपत्तियों का पता लगा रहा है। उनका कहना है कि जहां भी ईरानी संपत्तियां मिलेंगी उन्हें कानूनी रूप से वापस लाया जा सकेगा। उस पैसे का इस्तेमाल ईरानी सरकार के बजाय वहां की जनता के हित में किया जाएगा। बेसेंट ने आरोप लगाया कि ईरान अपनी विदेशी संपत्तियों का इस्तेमाल परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल विकास और अपने सहयोगी संगठनों को आर्थिक मदद देने के लिए करता है। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिनके कारण कई देशों में उनकी अरबों डॉलर की संपत्तियां फ्रीज हैं। हालांकि ईरान ऐसे आरोपों को खारिज करता रहा है। उसका कहना है कि विदेशों में मौजूद उसकी संपत्तियां उसकी राष्ट्रीय संपत्ति है। विशेषज्ञों का मानना है कि बेसेंट का ये बयान ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है। वहीं नेपाल के मधेश प्रांत के कई जिलों में सांप्रदायिक तनाव के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सुनसरी, सरलाही, जनकपुर, धनुषा समेत कई इलाकों में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया है, जिससे स्कूलों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और कई स्थानों पर बस व अन्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रिपोर्टों के मुताबिक विवाद की शुरुआत सुनसरी जिले के कप्तानगंज इलाके में धार्मिक झंडों और तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर हुई। देखते ही देखते कहासुनी हिंसा में बदल गई। गृह मंत्री सुदान गुरुंग के अनुसार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई। सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है। विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल में समय समय पर सांप्रदायिक तनाव देखने को मिलता रहा है और ऐसे मामलों में प्रशासन से शांति बनाए रखने तथा सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की गई है। इसी बीच मोरक्को के राजा मोहम्मद छठे ने 31 जुलाई 2026 को टेटुआन शहर के रॉयल पैलेस में मशवरा स्क्वायर में सालाना वफादारी समारोह की अध्यक्षता की। ये कार्यक्रम उनके सिंहासनारोहण की 27वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित हुआ। राजा के साथ क्राउन प्रिंस मौलाए हसन, प्रिंस मौलाए रशीद और प्रिंस मौलाए अहमद भी मौजूद थे। समारोह की शुरुआत में गृह मंत्री अब्दुल वाफी लतीफ और देश भर के गवर्नर तथा अधिकारियों ने राजा के प्रति वफादारी की शपथ ली। इसके बाद मोरक्को के 12 क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने बारी बारी से अपनी निष्ठा दोहराई। कार्यक्रम का समापन तोपों की 5 सलामी के साथ हुआ। इससे पहले राजा ने नए सैन्य अधिकारियों की शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न करा। इसमें अधिकारियों, संसद सदस्यों, सरकारी मंत्रियों और उच्च सैन्य अधिकारियों ने भाग लिया। ये पारंपरिक समारोह मोरक्को में राजा और जनता के बीच ऐतिहासिक रिश्ते को दर्शाता है। इसमें सिंहासन और राष्ट्र की एकता पर जोर दिया जाता है। वहीं आपको बता दें, स्पेन और मोरक्को की सीमा पर हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। स्पेन सरकार के अनुसार हाल के दिनों में स्यूटा में दाखिल हुए लगभग 60,000 लोगों में से करीब 48,000 लोग वापस मोरक्को लौट चुके हैं। लौटने वाले लोगों को बसों और ट्रेनों के जरिए मोरक्को के अलग अलग शहरों में भेजा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फनीदेक शहर से टेंजियर, टेटुआन, कैसाब्लांका और अन्य इलाकों के लिए विशेष बसें चलाई गईं। कई लोगों ने कहा
कि वे अपने परिवारों के पास लौटना चाहते हैं और सीमा पार करने की कोशिश पर पछतावा है। इससे पहले स्यूटा सीमा पर बड़ी संख्या में लोगों ने पैदल और तैरकर स्पेन में प्रवेश करने की कोशिश की थी। हालात बिगड़ने पर मोरक्को पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। इसके बाद फनीतेक बॉर्डर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। स्पेन के गृह मंत्री फर्नांडो ग्रांडे मालास्का ने बताया कि हालिया प्रवासी संकट के दौरान कम से कम 67 लोगों की मौत हुई है। दोनों देशों की सरकारें अब सीमा पर हालात पूरी तरह सामान्य करने और सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हमास गाजा में हथियार छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। इस समझौते के बाद इजराइल पर गाजा से अपनी सेना हटाने का दबाव बढ़ गया है। समझौते के अनुसार अगर हमास पूरी तरह हथियार छोड़ देता है तो इजराइल को धीरे धीरे अपनी सेना वापस बुलानी होगी और गाजा का प्रशासन फिलिस्तीनी अधिकारियों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि इजराइल सरकार ने अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि सेना तभी हटेगी जब ये पूरी तरह साबित हो जाएगा कि हमास ने सच में हथियार छोड़ दिए हैं। इस मुद्दे पर इजराइल के अंदर भी मतभेद हैं। कई दक्षिणपंथी नेता गाजा से सेना हटाने के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने से हमास फिर से मजबूत हो सकता है। वहीं कुछ नेताओं का मानना है कि जब तक हमास की ताकत पूरी तरह खत्म नहीं होती तब तक सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। अब सबसे ज्यादा दबाव प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर है। उन्हें एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने हैं तो दूसरी तरफ अपने राजनीतिक सहयोगियों और चुनावी राजनीति का भी ध्यान रखना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेतन्याहू अमेरिका की बात मानेंगे या गाजा में इजरायली सेना की मौजूदगी बनाए रखेंगे। वहीं लाल सागर, बाब अल मंदेब स्ट्रेट और अदन की खाड़ी में बढ़ते खतरों को देखते हुए सऊदी अरब ने 14 देशों का नया समुद्री सुरक्षा गठबंधन बनाया है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल और गैस की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब यमन के हूती विद्रोहियों ने जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं और सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का भी ऐलान किया है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के अनुसार गठबंधन में शामिल देश खुफिया जानकारी साझा करेंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे और समुद्री सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। हालांकि यूएई और ओमान इस गठबंधन में शामिल नहीं हुए। ओमान ने अपनी तटस्थ नीति और मध्यस्थ की भूमिका को प्राथमिकता दी है, जबकि यूएई अपने मौजूदा सुरक्षा साझेदारियों पर भरोसा बनाए रखना चाहता है। बाब अल मंदेब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यहाँ किसी भी तरह का तनाव वैश्विक व्यापार और तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। खैर, सऊदी अरब के इस नए गठबंधन को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।